अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.8 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें क्या गिवन दे दिया है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेरांडा। मतलब ये है कि वो हमें कह रहा है कि भाई एक वेरांडा है यूं जिसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है जी, रेक्टेंगल शेप का एक वेरांडा है और उसका हमें क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। एरिया हमें क्या दे रहा है कि एक्स स्क्र माइनस 2x-3 मीटर स्क्र में एरिया उसने हमें दे दिया। अब एरिया क्या होता है, एरिया क्योंकि रेक्टेंगल है तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना, वो क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, या ब्रेड्थ, जो भी आप इसे कह दें, ब्रेड्थ चले कहते हैं, एक ही बात होती है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू दी हुई है उसने, ये लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये एक चीज तो आपको पता लगी। दूसरी, अब फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, ठीक है, फाइंड करने के लिए ये कह रहा है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरांडा। ये डायमेंशन है लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट में हमने लेंथ और क्या करना है, ब्रेड्थ को फाइंड करना है। सेकंड, एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ वेरांडा, पेरीमीटर ऑफ वेरांडा फाइंड करना है। अब पेरीमीटर क्या होता है, अब एरिया ये होता है कि जितना भी एरिया है ना, ये सारा वाइट इन इस फोर ये जो लाइंस हैं, ये ब्लैक, इसके अंदर जितना भी एरिया, ये इसका एरिया हो कंसीडर होगा। जबकि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री होती है। तो यहाँ से जो ब्लैक लाइन आ रही है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है ना, वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगेन यहाँ पे भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी होगी, क्योंकि जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, पेरीमीटर यानी कि इधर मैं बीच में लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसका मतलब अगेन इसमें भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर, 200 पर मीटर, सॉरी एरिया तो नहीं है, 200 पर मीटर। अब हमें क्या करना है कि भाई इसकी जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है ना, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब होता है जो बाड़ सी लगाते हैं, जैसे आप यूं समझिए कि ग्रिल सी एक साइड पे लगा देते हैं, लोहे की, आयरन की ग्रिल सी लगी होती है, उसको फेंसिंग कहते हैं। तो फेंसिंग लाजमी बात है, इनके बीच में तो नहीं आनी ना, यहाँ से यहाँ एक फेंस लगेगी, यहाँ से यहाँ फेंस लगेगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब है कि फेंसिंग से मुराद के जो पैरामीटर निकलेगा, वही वैल्यू को हमें 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। फोर्थ जो इसका पार्ट है, दैट इज डी पार्ट, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा फ्लोर एट द रेट ऑफ 250 मीटर स्क्वायर। तो ये तो सिंपल सी बात है कि कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कारपेटिंग का मतलब ये जो एरिया वाइड से आपको लाइन के अंदर नजर आ रहा है, क्लोज एरिया, इन क्लोज फिगर के अंदर जो एरिया नजर आ रहा है, इसमें अगर कारपेट बिछाई जाए तो, और 1 मीटर का 250 हो, तो उसका कॉस्ट क्या होगी। तो ये तो आसान है, सिंपल, आपने ये एरिया गिवन है, इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसलिए इसका तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर वेरांडा, चलो लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं। क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, एल। अब एरिया तो उसने हमें दे दिया, कितना दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब हमने क्या करना है कि इसके फैक्टर निकालने, लाजिमी बात है, ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट है। तो इसका मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे फार्मूला, एक्स स्क्वायर अगर इसे लिख दूं -3x में से +1x निकाल दूं, तो अगेन हमारे पास क्या बचेगा, 2x ही बचेगा ना, 1x और -3 इसी तरह, और बाहर वाला मीटर स्क्वायर एज इट इज लगा दें, और ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ साथ ऐसे लिख दें। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें, देखो x कॉमन ले। अच्छा, इसका मिड टर्म इस तरह किया जाता है कि फर्स्ट और जो लास्ट का प्रोडक्ट होता है ना, इस नंबर को जब आप ब्रेक करो तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट एक तो यह कि सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम आता है। एक्स स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3x स्क्वायर बनता है, और -3x को 1x से मल्टीप्लाई करो तब भी -3x स्क्वायर बनता है।
और सिंप्लीफाई करें तो ये मिडल वाला नंबर बनना चाहिए, जिस नंबर की जगह ये दो नए नंबर आ गए, दो नई वैल्यू आ गई। तो जब 3x में से 1x गया तो 2x बचेगा। अब -3 बड़े नंबर के साथ आपने गिवन साइन लगाना है, तो ये बड़ा है ना, इसलिए माइनस का साइन लगेगा क्योंकि गिवन साइन माइनस है। तो ये मिड टर्म ब्रेक है। अब x कॉमन ले लिया, 2x एक बाहर चला गया तो 1x बच गया, -3 बच जाएगा, 1x था वो बाहर चला गया। यहाँ से 1 कॉमन ले लें, 1 बाहर चला गया x, और जब 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर तो सेम चीज़ रहती है, ये आ गया। और इसके बाहर मीटर स्क्वायर ऐसे ही लिख दें, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। अब हमारे पास क्या आ गया, x-3 दो बार है तो x-3 को एक बार लिख दें, और x+1 को एक बार लिख दें, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। अब आपके पास लेंथ भी आ गई है और ब्रेड भी आ गई है मीटर स्क्वायर, तो हमें लिखना पड़ेगा ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। अब उसने हमसे पहला जो काम पूछा हुआ था, एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरांडा, ठीक है। अब दोबारा हम लिख लेंगे, इधर पार्ट ए में लिखने लगो, expression for both dimensions dimension of veranda that is equal to, ये वाली वैल्यू आपने लिखेंगे, x-3 x+1 मीटर स्क्वायर, बीच में और लिख दो तो x यानी कि आप ये आ गया ना, इसमें आप लिख सकते हो कि जी लेंथ इज इक्वल टू x-3 मीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू x+1 मीटर, या फिर आप लिखो जी और लेंथ इज इक्वल टू x+1 मीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू x-3 मीटर। यही हो सकता है ना, अगर ये लेंथ होगी तो ये ब्रेड्थ होगी, और अगर इसको आप लेंथ बनाते हो तो दूसरा ब्रेड्थ बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है डायमेंशंस वाला, वो हमने क्या इसका कर लिया। आगे हमारे पास आ जाता है दूसरा इसका जो पार्ट है, उसको हम यहाँ पे ही एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए कहा था, तो इसको मैं इधर से रेज कर देता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट बी, जो बी है, बी को हम सॉल्व करते हैं। बी चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पार्ट बी। बी में कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरांडा। अब देखिए जी, पहले हम निकाल लेते हैं जी पेरीमीटर ऑफ VERANDA इज इक्वल टू क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेड। अब देखिए हमारे पास 2 लेंथ, हमारे पास ऊपर वाला अगर फर्ज करो हम लिख लेते हैं x-3 इंटू x+1, ठीक हो गया जी। अच्छा नहीं सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, जमा करना। देखिए x+3 मीटर, x+3 मीटर चलो कॉमन करके लिख दूंगा, और x-3 और x+1 और मीटर कॉमन लिख, क्योंकि देखो लेंथ लिखा फिर प्लस का साइन और ब्रेड लिखा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x और x कितने हो गए जी, 2x हो गया, और 3 में से 1 गया तो माइनस क्या आ गया, 2 मीटर। अब उसने हमसे एक पूछा, ये तो आ गया हमारे पास पार्ट बी का जो आंसर है, वो हमारे पास आ गया जी। दैट इज, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें, 2 2 4x माइनस 4 मीटर, यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरांडा आ गया, ठीक है जी। एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ VERANDA वेरांडा आ गया, ये आ गया। एक पार्ट 2 भी आ गया, और इधर हमने पार्ट 1 हमने कर लिया, ए कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये मैं मिटाने लगूँ, ये ज़रा बेशक वीडियो को पास करके उतार लें, क्योंकि आगे जो 2 पार्ट हैं वो इधर ही लिख लेता हूँ। पार्ट सी की अगर हम बात करें, पार्ट सी एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा। अब हमने क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो वेरांडा है वो करना है, तो बहुत आसान है। पार्ट सी में लिखने लगूँ, पार्ट सी एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा एट द रेट ₹200, तो क्या आ जाएगा, तो कास्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब है कि असल में हमें पेरीमीटर ही चाहिए, क्यों कि आउटर बाउंड्री है ना, आउटर बाउंड्री है उसका, तो इसलिए आपने पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करना है 200
को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4x माइनस 4, इसी तरह छोड़ दें, या अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 टू ज़र 8 एंड 4 टू ज़र 8, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, आपकी बुक में ना उसने 80 लिखा हुआ है, जो आंसर आपकी बुक में गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो यही है। तो यूँ हमारे पास इसका जो पार्ट सी है वो भी हो गया। लास्ट पार्ट डी तो बहुत आसान है। पास डी में हमने क्या करना है जी, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर एट द रेट ₹250। तो यार वो क्या होगा, 250 मल्टीप्लाई बाय एरिया होगा। लाजिम बात है कि एरिया के ऊपर ना वो जो फ्लोर है वो सारा एरिया ही कंसीडर होगा, जो जिस पर कारपेट बिछाना है। तो वो क्या होगा, रेट क्या है, 250 है, 250, और एरिया हमारे पास कितना है, वो शुरू में गिवन है, वो आपने लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास रुपीज़, इसका साथ यूनिट लिखना चाहें तो लिख भी दें, ना लिखे तब भी ठीक है। ये हमारे पास यानी कि क्वेश्चन 1 जो है स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 मीटर स्क्वायर फाइंड। अब वो कह रहा है कि एक मशीन है जो कि क्या है, स्क्वायर शेप मशीन है। स्क्वायर शेप का मतलब ये हुआ कि इस तरह की मशीन है जिसकी सारी साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, एक स्क्वायर शेप का, कि अगर इसकी ये वाली साइड L है, ये भी L होगी, ये भी L होगी, ये भी L होगी। सपोज अगर 5 है तो 5 5 5 सारी 5 5 होंगी, अगर 10 है तो सारी 10 10 होगी। तो अब हमसे वो पूछ कर, यानी ये एक स्क्वायर शेप मशीन है, उसका हमें एरिया दे दिया, और एरिया हमें कितना दे दिया, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 उसने हमें दे दिया। अब कह रहे हैं फाइंड, चार चीजें हमसे पूछ रहा है। एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, मतलब ये कह रहा है कि एरिया हमें दे रहा है, और पहली जो चीज हमसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ वन साइड या लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी एक साइड जो है ना उसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है सादा अल्फाज में, यानी फर्स्ट पार्ट में। नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। बाउंड्री ऑफ द सरफेस का मतलब ये हुआ कि हमसे ये बाहर वाली जो सरफेस है ना, ये सारी साइडें जो चार लंबाइयां हैं, लेंथ है, उनकी लेंथ पूछ रहा है, यानी पैरामीटर पूछ रहा है। तो जो आउटर बाउंड्री होती है वो पैरामीटर होता है, तो इसलिए सेकंड पार्ट में वो हमसे पैरामीटर पूछ रहा है कि पैरामीटर इसका बताएं। एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द मशीन एट द रेट 75 पर मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि इसकी जो सरफेस है ना उसको क्या करना है, पॉलिश करना है, और पॉलिश का जो रेट होगा 75 पर मीटर स्क्वायर होगा, ₹75 पर मीटर स्क्वायर होगा। पॉलिश तो लाजिम बात है, बाहर आउटर बाउंड्री को तो नहीं करनी होती है, जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसकी बाहर जो आउटर बाउंड्री है इसको तो पॉलिश की बात नहीं हो रही, इस पूरे बोर्ड की पॉलिश की बात हो रही है। इसका मतलब है सारे सरफेस एरिया को पॉलिश करना पड़ेगा। तो जितना एरिया होगा उस एरिया को 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो आसान से आपने सिंपल यहाँ लिख देना, 75 आपका आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड्स, यानी दो साइड्स की जो बाहर की बाउंड्री है उसकी बात कर रहे हैं, और क्या है उसका रेट कितना होगा, 28। तो हम दो साइडें जो होंगे उन दोनों को ऐड करके 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सादा सा एक सवाल है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि लेंथ ऑफ ईच साइड जो है ना हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ SQUARE, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L हम लिखते होते हैं, या आप इसको लिख सकते हो L स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, ये दोनों चीजें एक है। अब उसने एरिया ऑफ स्क्वायर उसने हमें दे दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर उसने हमें क्या दे दिया, ये 25। तो ये जो 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L लिख दूं, या इधर ऐसा करता हूं कि मैं L स्क्वायर लिख देता हूं, सही हो गया। अब यहां पे मैं एक फार्मूला बनाऊंगा, क्या फार्मूला बनाऊंगा, फार्मूला बनाऊंगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिएगा कि ये फार्मूला जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये फैक्टर की शक्ल में आ जाएगा। अब ये देखिए मैं यहां से इसको a बनाऊंगा, तो अगर 25 को मैं 5x लिखकर इसका स्क्वायर लिख दूं तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, और इसको जब मैं ओपन करूंगा तो यही चीज बनेगी।
जब ए स्क्वायर आप बना लेते हैं फिर आपने बी बनाना होता है अपनी आसानी के लिए। ये 9 है, 9 को मैं क्या लिख लूँ, अगर मैं 3 का स्क्वायर लिख लूँ तो 3 का स्क्वायर खोलूंगा तो 9 बन जाएगा। अब देखिए मेरे पास ए स्क्वायर भी बन गया और बी स्क्वायर भी बन गया। -2 फार्मूले का है तो -2 फार्मूले का मैं लगा दूंगा। आगे ए है, ए की जगह मैं क्या लिख लूंगा 5x, और आगे क्या लिखा है बी, बी मेरे पास क्या है 3 है तो मैं इधर 3 लिख दूंगा। हो गया। अब ये सारे का सारा जो है ये जो ऊपर एक्सप्रेशन था उसको मैंने फार्मूला इसकी शक्ल में लिख दिया, और ये सारा फार्मूला क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है इसलिए a की जगह मेरे पास यहाँ पे क्या है x है। इसको मैं यहाँ पे मिटा दूँ। अब a की जगह मेरे पास 5 है तो मैं क्या लिख दूंगा 5x, आगे क्या है -b, तो b मेरे पास क्या है 3 है तो -3 का स्क्वायर, और मीटर के ऊपर भी तो स्क्वायर आएगा ना, यानी मीटर स्क्वायर, इसके बाहर क्या लिखना था मीटर स्क्वायर भी लिखना था, ठीक है। और इस इक्वल टू एल स्क्वायर है, ठीक है, इस इक्वल टू क्या मैं लिख दूंगा एल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 5x माइनस 3 और m लिख कर इसका ऐसे होल स्क्वायर लिख के ना ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, और इधर एल स्क्वायर है, ठीक है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो 5x माइनस 3 m इज इक्वल टू l। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा सॉल्व हो गया, हम लिख देंगे पार्ट ए में, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, expression for the length of the surface is equal to 5x माइनस 3 और 7m। सादे अल्फाज में ये कहें कि ये जो लेंथ ऑफ ईच साइड हमारे पास आ गई है, ये है कि ये जैसे मैंने कहा था ना कि एक स्क्वायर होगा, तो बिल्कुल स्क्वायर ये होता है कि उसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया 5x माइनस 3m, ये है तो ये भी क्या होगा 5x माइनस 3m ही होगा, ये वाला भी 5x माइनस 3m ही होगा, और ये साइड भी हमारे पास 5x माइनस 3m ही होगी, ठीक है। ये सारी साइड इसके आपस में क्या होंगी इक्वल होगी। नेक्स्ट हम पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में क्या करें एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू XPRESSION, expression for the boundary of the surface is equal to perimeter of square। कि भाई ये क्या होगा perimeter of square होगा, कि expression for the boundary of the surface equal to perimeter of square। तो perimeter of square का फार्मूला क्या होता है 4L होता है। क्या होता है जी हमारे पास perimeter of square का फार्मूला क्या होता है 4L होता है। तो अब हमने क्या करना है कि इज इक्वल टू 4, इस L की जगह आपके पास ये वैल्यू है दैट इज 5x माइनस 3, तो आपने लिख देना जी 4 इंटू 5x माइनस 3m। तो ये देखिए हमारे पास पार्ट 2 भी हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसका पार्ट C और D क्या है कि हमने करना है, तो वीडियो को पास करके ये उतारें क्योंकि मैंने ये साथ वाली को क्या करना है, अच्छा ये साइड को हमने रेस कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया कि पार्ट सी और पार्ट डी है। पार्ट सी में उसने क्या कहा था एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन, मतलब इस सारे ये जो है एक क्या था स्क्वायर था, उसकी सारी जो सरफेस है उसको पॉलिश करेंगे तो लाजमी बात है उसका सारा सरफेस एरिया आएगा जो कि उसने हमें दिया हुआ था। तो जो एरिया दिया हुआ है उसको जिस रेट के हिसाब रेट उसने दिया हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो होगा 75 जो कि रेट गिवन है इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया दैट इज 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 यानी उसने गिवन दिया हुआ था। पार्ट डी में उसने कह रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस एट द रेट ऑफ 28 मीटर, के जो दो साइड्स की एजिंग की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये सारी साइड्स क्योंकि इसके इक्वल हैं तो ये फर्स्ट साइड सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं से भी आप इसको फर्स्ट कहो इसको सेकंड इस थर्ड जो भी है क्योंकि सारी साइड्स आपस में इक्वल है। तो हमने क्या करना है कि 28 मल्टीप्लाई बाय टू साइड्स की बात कर रहे हैं ना, टू साइड्स, तो फर्स्ट साइड
दैट इज 5x-3 प्लस सेकंड साइड 5x-3, क्योंकि दो साइड है ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड देखो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद जो उसने रेट दिया था उससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एजिंग आ जाएगी कि दोनों साइड को जमा किया, दोनों साइड को जमा किया और उसको 28 से मल्टीप्लाई किया। तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो वो कह रहा है कि भाई एक क्यूबिकल ऑयल टैंक है एक रिफाइनरी में, जिसका वॉल्यूम जो है वो ये गिवन उसने हमें दे दिया। अब वो हमसे तीन चीज़ें पूछ रहा है। एक पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक, ठीक है। हमने हाइट ऑफ ऑयल टैंक जो यानी उसकी एक साइड जो है हमने फाइंड करनी है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, तो उसकी एक साइड हमने फाइंड करनी है। सेकंड में हमें कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द ऑयल टैंक। सरफेस एरिया से ये मुराद है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमने क्या करनी है, ये सरफेस एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है, लेकिन क्या है कि सरफेस एरिया ये होता है कि याद रखिए ये जो क्यूब होता है ना उसकी कितनी साइड होती है, 6 साइड्स होती हैं। जैसे फर्ज करें मेरे पास कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे, चलें ये ले लेते हैं, एक बस है। अब ये देखें इसकी ये साइड है, एक इसके अपोजिट साइड 2, एक ऊपर वाली 3, एक नीचे वाली 4, एक ये वाली साइड 5, एक ये वाली साइड 6, तो ये क्यूबिकल शेप का है, तो ये 6 साइड्स हैं इसकी। तो क्या होगा कि वो हमने एक तो मतलब एरिया फाइंड करना है ऑयल टैंक का। एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड सरफेस, तो हमने क्या करना है कि इसको जो इसकी आउटर साइड है उसको क्या कराना है कि मल्टीप्लाई करा, यानी उसका रेट फाइंड करना है, यानी उसकी कॉस्ट फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फॉर द पेंटिंग ऑफ इट फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि उसका जो बाहर का पेंट होगा, आई थिंक उसका एक किस्म का समझिए कि भाई अगर 32 रुपीज़ हो तो उस पर टोटल खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट कितनी आएगी। तो चलें सबसे पहले हमने ये जो पार्ट ए को हम सॉल्व करने लगे हैं, तो मैं लिख दिया वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस। इसको थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिखा है। यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लगाऊंगा, सॉरी एक आइडेंटिटी लगाऊंगा, एक फार्मूला लगाऊंगा क्यूब का। इस मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया, ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। आई थिंक 125x क्यूब है, यस 125x क्यूब है। यहाँ फार्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी के ए, एक सेकंड, ये सारे ये माइनस का, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया प्लस का, ये माइनस का, यहाँ पे भी माइनस है, ए माइनस बी का होल क्यूब होगा, ठीक है। अब मैं इसे देखो ए बना सकता हूँ बिल्कुल। अगर मैं 5x का क्यूब लिख दूँ, ए क्यूब बन जाएगा, यानी 5x का क्यूब लूँगा तो 125, रिवर्स जाऊँगा तो ये चीज़ बनेगी। और अगर 2 का क्यूब लूँ तो 8 बनेगा, तो बी क्यूब भी बना लिया। अब जब ए और बी बना लेते हैं फिर फार्मूला आसान हो जाता है। फिर आपने क्या लिखना है, -3 फार्मूले का लिखना है। ए स्क्वायर, ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो कि 5x है, इसका आपने स्क्वायर लेना है। और बी आपके पास 2 है, तो 2 आपने ऐसे ही साथ मल्टीप्लाई करा देना। फिर +3 फार्मूले का लिख दो। ए आपने एज इट इज लिख देना है, 5x को क्यूब स्क्वायर उसके ऊपर नहीं डालना। और बी के ऊपर स्क्वायर है, तो बी आपके पास 2 है, तो 2 के ऊपर क्या लिख दो, स्क्वायर लिख दो। और यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि हेयर a इज इक्वल टू 5x एंड b इज इक्वल टू 2 के फार्मूले के अंदर जहां पर a है मेरे क्वेश्चन में 5x है, फार्मूले में जहां b है क्वेश्चन में वहां मेरे पास क्या है, 2 है। तो ये फार्मूला अगेन क्लोज हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। a हमारे पास 5x है, b हमारे पास 2 है, और इसका क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। और इस पूरी वैल्यू के साथ हमारे पास मीटर क्यूब भी आ रहा है, तो आपने इसके साथ m क्यूब इधर आ रहा है ना, तो इसी तरह इस पूरे के साथ आपने m क्यूब भी लिखना है, ठीक होगी। तो इसके साथ ये आ गया हमारे पास m क्यूब। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, वॉल्यूम v आ गया। अब हमने क्या करना है कि वॉल्यूम v यानी कि पहली जो साइड है हाइट हमने फाइंड करनी है ना, तो इसका क्या करना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर लें, टेकिंग क्यूब रूट। तो अब आपके पास क्यूब यानी वॉल्यूम का v का भी क्यूब ले लो, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है जी, 5x माइनस 2 मीटर और होल क्यूब कर दें, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है ना, तो ऐसे कर दें। अब देखें इसका ये होगा तो कि यहाँ से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5x माइनस 2 मीटर आ गया। अब ये जो हमारे पास 5x माइनस 2 मीटर आ गया, ये हमारे पास हाइट ऑफ ऑयल टैंक आ गई। हाइट ऑफ ऑयल टैंक हमारे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ ऑयल टैंक
इज इक्वल टू 5x माइनस 2 मीटर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो वो बात हमसे क्या क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक की बात करता है, तो पार्ट बी में जो है ना हमारे पास क्या क्या है। पार्ट बी में हम सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ क्यूब कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। तो अब हाँ, सबसे पहले हमने कर दिया एरिया ऑफ वन फेस, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेस लिख दो, नंबर ऑफ फेसेस, चलें ऐसे कर लें। एरिया ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ वन फेस के एक फेस का जो एरिया है वो कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होगा, ठीक है। दैट इज 5x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम फैक्टर हैं तो उनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास एरिया ऑफ वन फेस आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ कंप्लीट जो क्यूब है वो क्या आएगा, एरिया ऑफ कंप्लीट एरिया ऑफ कंप्लीट क्यूबिकल या एरिया ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक, इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ CUBICL क्यूबिकल ऑयल टैंक इज इक्वल टू 6 इंटू 5x माइनस 2 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। अब 6 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये एक साइड है, तो टोटल साइड है इसकी कितनी है, टोटल फेस कितने हैं, 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप यूं भी इसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक इज इक्वल टू, इसी के आगे अगर यही स्टेटमेंट लिख के आप यूं भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5x माइनस 2 स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। वीडियो को पास करके उतारें ताकि इसका जो लास्ट पार्ट सी है उसको भी हम क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट सी की बात करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर की जो सरफेस है, लाजमी बात है उसके 6 फेसेस हैं तो सारों को पेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए उसका क्या आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ऑयल टैंक, कि अगर 1 मीटर के हिसाब का रेट 32 है तो टोटल जो एरिया हमने निकाला होगा, यानी टोटल एरिया ऑफ ऑयल टैंक जो होगा ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से। तो 32 इसी तरह जो एरिया ऑफ ऑयल टैंक हमने निकाला हुआ है 6 इंटू 5x माइनस 2 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 को 32 से मल्टीप्लाई करें 192 5x माइनस 2 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, जो यही समझेंगे कॉस्ट इसकी आ गई है जो आउटर सरफेस को आप जो ऑयल टैंक है उसको पेंट करने का। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो उसमें कहता है मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन्स फाइंड्स देयर एरियाज गिवन बाय दिस। अब वो कह रहा है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो कि व्हील्स पर काम कर रहा है, यानी जो टायर हैं उन पर काम कर रहा है, तो उसने दो एरियाज दे दिए। लाजिम बात है कि उसने दो कोई व्हील होंगे, दो टायर होंगे, जिसमें फर्स्ट व्हील जो है उसका एरिया उसने हमें ये दे दिया, सेकंड का जो व्हील है उसका एरिया उसने हमें ये दे दिया, और कह रहा है कि फाइंड करें, उसका हेल्प हिम फाइंड रेडियई ऑफ बोथ व्हील्स। मतलब ये है कि रेडियस ऑफ व्हील्स जो है, दोनों व्हील जो है उनका रेडियस हमने फाइंड करना है, यानी R1 और R2। R1 फर्स्ट का एरिया होगा, रेडियस होगा, और R2 सेकंड का रेडियस होगा। तो रेडियस से ये मुराद है, अगर फर्स्ट करें कि ये हमारे पास एक व्हील है ना, ये दरमियान में इसका व्हील है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये किसी भी सिम्त में आप लाइन लगा लें, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल मिडल तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, आर, यानी कि रेडियस। आर स्टैंड फॉर रेडियस, तो इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जो व्हील होता है ये बिल्कुल एक सर्कल की तरह होता है, तो इसलिए इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ व्हील इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि वी नो दैट एरिया ऑफ व्हील इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल होगा। तो किसका पहले पहले व्हील का एरिया फाइंड करें, A1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो A1 जो है वो उसने हमें दे दिया, इसकी जगह से आपने वैल्यू पुट कर देनी है, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इन सारों में से पाई आपने कॉमन ले लेना है, जब पाई कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई से कैंसिल कर दो। अब यहाँ इसके इनसाइड जो है इधर में क्या करूंगा, फार्मूला बनाऊंगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के।
तो अब ये x को मैं a बना लेता हूँ और 9 से b बना लेता हूँ, दैट इज 3 का स्क्वायर लूंगा तो b बन जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। तो a स्क्वायर भी बन गया, b स्क्वायर भी बन गया, -2 फार्मूले का है। a मेरे पास x है और b मेरे पास क्या है जी, 3 है, और यहाँ पे प्लस का साइन। अब यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि हियर a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 3। तो अब हमने इधर दूसरी साइड पे r स्क्वायर आपने ऐसे ही लिख देना है। अब इसको क्लोज कर दो फार्मूले को, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडियस ऑफ फर्स्ट व्हील दैट इज r1 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा आर स्क्वायर है ना, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें पहले। अब आपने क्या करना है कि इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा x। अच्छा इसको बेशक यहाँ पर ना जब इधर 1 किया तो इसको भी 1 कहते जाए। तो ये असल में आपके पास क्या है, जो r1 है वो आपके पास आ जाएगा x माइनस 1, यानी रेडियस 1 जो है वो हमारे पास, उसने बुक में रेडियस 1 के नाम दिया हुआ है, तो हम उसे रेडियस 1 x माइनस क्या आ गया जी, 3 आ गया। अब इसी तरह हमने क्या करना है कि रेडियस 2 फाइंड करना है, तो अगेन हम क्या लगाएंगे, नाउ a2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और अब r2 आ जाएगा। इसकी जगह आप a2 की वैल्यू पुट करोगे, पाई में इधर कॉमन करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और नीचे r2। पाई को पाई से कैंसिल कर दो, अगेन यहाँ पे मैं फार्मूला बनाऊंगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। x को a बना लूंगा और 25 है, 25 को अगर मैं 5 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास b बन जाता है, -2 फार्मूले का, a मेरे पास x है, b मेरे पास क्या है जी 5 है, इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर। अब इसको मैं क्लोज करके लिख दूंगा, दैट इज a माइनस 5 यानी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर। अब आपने इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है, इस साइड पे भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो x माइनस 5 आपके पास किसके इक्वल आ गया, r2 के। तो अब आपने लिखना है जी रेडियस ऑफ व्हील 2, देखो ना व्हील 2, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू x माइनस 5, या आप लिख इसको यूं भी लिख सकते हैं, रेडियस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5। तो रेडियस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आएगा। तो बस इतनी सी दो चीज़ें थी हमने फाइंड करनी थी, कर लें, वीडियो को पास कर दो तो आ लें। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मशीन हैज़ टू स्क्वायर शेप प्रेशर विद एरिया रिस्पेक्टिवली 25 मीटर स्क्वायर एंड 36 एंड स्क्वायर respectively. Difference of these areas describes a rectangular pressure. Find dimensions of rectangular pressure. अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक प्रेशर है, होता है ना जो डिफरेंट चीज़ों को प्रेस करने के लिए प्रेशर्स होते हैं, मशीन्स होती है, अगर कोई नीचे लोहे की या कोई भी चीज़ रखोगे उससे दबाएगी तो प्रेस हो जाएगी। अब उसके दो है और क्या है, स्केयर शेप्ड है, मतलब जो फर्स्ट है ना उसका 25 यानी 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 यानी चारों साइड 5 मीटर है और उसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर बनेगा। जो दूसरा प्रेशर है उसकी सारी साइड 6 एन 6 एन 6 एन है और उनका जो एरिया है वो 36 एन स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल होता है, 6 6 36 एन स्क्वायर और 5 5 25 एन स्क्वायर होता है। आगे जाके वो ये कहता है कि इन दोनों के दरमियान में डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हमने प्रेशर फाइंड करना है ना सर। अब वो कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है बिटवीन टू एरियाज वो रेक्टेंगल बनाते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। अगर मैं एक साइड ये ले लूँ 5 मीटर वाली, ये ले लूँ, और 6 एन वाली ये ले लूँ 6 एन, अब ये कुछ इस शेप की शेप बनेगी, ये 6 एन होगा और ये 5 एम होगा, तो ये एक रेक्टेंगल टाइप बनेगी। अब वो कह रहा है कि असल में ये वैसे आपको कंसेप्ट बनाने के लिए ये लिखा है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों का जो एरिया का डिफरेंस है ना, अब आगे लाइन में दोबारा पढ़ दो, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब रेक्टेंगुलर
प्रेशर कि जो इन दोनों एरिया का डिफरेंस होगा, फर्क होगा, वो एक रेक्टेंगुलर प्रेशर को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है कि जब इन दोनों एरिया को माइनस किया जाए तो वो क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगुलर प्रेशर बन जाता है इन दोनों एरिया को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से। तो इसलिए हमने लिख दिया डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू एरियाज, यानी A2 माइनस A1। अब हमने क्या लिखना है जी, 25 मीटर स्क्वायर माइनस 36 एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर और 6n का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक दफ़ा आप इसको माइनस के साथ लिख दो और एक दफ़ा इसको आपने किसके साथ लिख देना है, प्लस के साथ लिख देना है। तो यूं हमारे पास जो डायमेंशंस ऑफ क्या है जी, रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगुलर प्रेशर वो आ गई हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय मिसाइल टू हिट अ टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर फाइंड। अब वो कह रहे हैं कि जो एक मिसाइल है वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब कह रहे हैं कि आपने ये बताना है द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट। सिंपल ये है कि स्पीड और टाइम हमसे वो पूछ रहा है। कह रहा है कि एक मिसाइल है जिसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो अब बताएं कि उसने उसकी स्पीड कितनी थी और उसने टाइम कितना लिया ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एस इक्वल टू वी दी, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ऐसा है कि हम सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड और टाइम का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो असल में ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी जगह यानी ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है ना मीटर इज इक्वल टू वी इंटू टी लिखते जाए। अब इसका मिड टर्म ब्रेक, इसमें माइनस तो नहीं है कहीं, एक सेकंड किधर गया क्वेश्चन, ठीक है प्लस का है। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर। अब इस 5 को मैं किस में लिखूंगा, 2x प्लस 3x, क्योंकि 2 और 3 दोनों 6 के क्या है, फैक्टर है, मीटर आ जाएगा इज इक्वल टू वी इंटू टी या टी इंटू वी, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स हमने कॉमन ले लेना है। अब देखिए 3 और 2 क्यों लिखा, 3 को 2 से जमा करने से 5 बनता है और 3 2 6 बनता है। एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक एक्स बाहर आ जाएगा, प्लस 2 आ गया, एक्स बाहर चला गया, इधर से 3 कॉमन ले लो, एक्स बचेगा, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है और बाहर एम आपने ऐसे ही लिख देना इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो अब आगे x प्लस टू टू टाइम है तो x प्लस टू आपने क्या ले लेना है जी, कॉमन ले लेना है और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब हमें तो नहीं पता कि भाई इसमें एस इंटू एस इक्वल टू वी टी होता है ना। अब ये है वी और टी इस तरह। अब ये भी तो हो सकता है ना कि ये वी और ये टी है, तो ये भी हो सकता है ये टी हो और ये वी हो। बात तो एक ही है ना कि अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 होता है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 होता है ना। तो अब हमें कंफर्म तो नहीं है, लिहाजा हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इफ स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मीटर देन टाइम क्या होगा, x प्लस 3 मीटर होगा। और दूसरी ये हो सकती है कि अगर स्पीड हमारे पास x प्लस 3 होगा, x प्लस 3 मीटर होगा, देन जो टाइम होगा वो हमारे पास कितना होगा, x प्लस 2 मीटर हो सकता है। ठीक है, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। तो हमें क्या करना था जी, ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी, तो दोनों हमने फाइंड कर ली। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन 5 नहीं है, ये क्वेश्चन 6 है, गलती से मैं लिखना भूल गया क्वेश्चन ऊपर, तो क्वेश्चन 6 है। तो यूँ हमारे पास जो हो गया जी क्वेश्चन कंप्लीट। इनफैक्ट हमारे पास एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई है। तो इसमें किसी जगह कोई कन्फ्यूजन हुई तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।